सो हेलो गाइज, वेलकम यू ऑल। ये कंस्ट्रेंट मोशन वाली सीरीज़ का दूसरा वीडियो है, ठीक है। तो अपन इस वीडियो में एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, एकदम बेसिक क्वेश्चन, एटवुड मशीन वाला, ठीक। एग्जाम्पल है, याद रखना अपन कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ रहे हैं, ठीक। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। मान लेते हैं ये पुली है, आइडियल पुली है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं रस्सी जो बनाऊंगा, जो कि एक आइडियल रस्सी रहेगी, जिसको अपन आइडियल स्ट्रिंग बोलते हैं, उसको मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ, ये ऐसे। अब ये दूसरे कलर से क्यों बना रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये मैं रस्सी बनाया, ठीक है, ये रस्सी है, थोड़ा गैप आ गया है, उसको ध्यान मत देना, ठीक है। अब मान लो यार यहाँ पर दो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैं ए नाम दे दिया और इस ब्लॉक को मैं बी नाम दे दिया, ठीक है। और ये जो पुली है उसको अपन एक रॉड से ऐसे जोड़ रखे हैं मान लेते हैं, और ये जो रॉड है वो लेट से कि 2 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, ठीक है। और मान लेते हैं कि समहाउ मेरे को नहीं पता क्यों, ध्यान रखना अभी अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट नहीं किए हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले कितना फोर्स लगाने पे क्या हो रहा है इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कितना फोर्स लगाया जा रहा है, मोशन क्यों हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है कि क्या हो रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, कितना टाइम लग रहा है, कितना एक्सेलरेशन है, ठीक है। क्यों की बात अपन यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। तो कोई प्लीज़ ये मत पूछना कि सर ये ऐसा सेटअप क्यों है कि ये 2 से ऊपर जा रहा है और ये भी 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है। रैंडम एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अब ये ब्लॉक, अब सोचो ये पुली ऊपर जा रही है, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है। सवाल में पूछा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी। अब इतना तो क्लियर है यार कि या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। अब कहाँ जाएगा ये नहीं बोल सकते। वैसे अगर कोई थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएगा कंस्ट्रेंट मोशन में तो वो शायद बोल भी ले, पर फिलहाल मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा। मेरे को नहीं पता मान लो कि ये कहाँ जाएगा। तो एक काम करते हैं, अपन अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। जनरली अपन फिजिक्स में ऐसा करते हैं, अपन अज्यूम कर लेते हैं कि कोई चीज़ किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, और अगर अपना फाइनल आंसर नेगेटिव आ जाए तो अपना असम्पशन गलत था, और अगर फाइनल आंसर पॉजिटिव आ जाए तो अपना आंसर सही था। ये जो मैं बकवास किया अभी, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली, वो शायद ना समझ में आई हो, क्वेश्चन ख़त्म करने के बाद समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेट्स से कि ये ब्लॉक v स्पीड से ऊपर जा रहा है, यही टारगेट है। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों ब्लॉक और इस पुली का मोशन आपस में कनेक्टेड है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ कंस्ट्रेंट मोशन का, मजबूरन मोशन का, कनेक्टेड मोशन का, ठीक है। अज्यूम कर लिए कि ये v स्पीड से ऊपर जा रहा है। अब समझना कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, कंस्ट्रेंट मोशन के क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करते हैं। सुनना, मैं बात करूंगा 4 पॉइंट्स की। सबसे पहला पॉइंट मैं लूंगा इस पुली के पास, यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि ये रस्सी और पुली जहाँ पर लास्ट कनेक्टेड है। सोचो इस पॉइंट के बाद ये रस्सी हवा में आ गई, पुली से कांटेक्ट छूट गया, और इस पॉइंट के बाद ये वाली जो रस्सी है वो पुली से हट गई, ठीक है। अपन ये मान रहे हैं कि इतनी दूर में जो है रस्सी और पुली कांटेक्ट में है, और इस पॉइंट से नीचे और इस पॉइंट से नीचे रस्सी और पुली कांटेक्ट में नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये दोनों पॉइंट्स मैं कहाँ पर बनाया हूँ, पुली पे बनाया हूँ। ध्यान रखना, ये दोनों पॉइंट्स मैं कहाँ पर बनाया हूँ, पुली पे, रस्सी पे नहीं बनाया हूँ, ठीक है। तो मैं इसका कोई नाम दे देता हूँ, जैसे इसको P बोल दिए और Q बोल दिए इसको, और यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिए कि P एंड Q आर नॉट लाइंग ऑन स्ट्रिंग but they are lying on pulley। ये लाइन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लो बिल्कुल कि ये पॉइंट कहाँ पर है, पुली पे है, रस्सी पे नहीं है, ठीक है। अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। 4 पॉइंट बोला था, ये अगले 2 पॉइंट। इस पॉइंट का नाम B रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, B ब्लॉक से अटैच है, और इसका नाम A रख दिए, ठीक है। अब ध्यान रखना कि ए और बी तो साफ साफ दिख रहा है कि ब्लॉक पे ही है, ठीक है।
ए और बी कहाँ पर लाई कर रहा है, ए और बी जो है वो ब्लॉक पे लाई कर रहा है। अब मैं बात करूंगा रस्सी के 3 सेक्शन की। कौन कौन सा 3 सेक्शन, सुनना, मैं बोल रहा हूँ मैं रस्सी के 3 सेक्शन की बात करूंगा। कौन कौन से 3 सेक्शन? पहला तो ये L1 जो कि कहाँ पर लाई कर रहा है, पॉइंट Q और पॉइंट B के बीच में, ठीक है। दूसरा सेक्शन ये सेमी सर्कुलर वाला, इसको मैं बोल देता हूँ L2। ये कहाँ पर लाई कर रहा है, पुली के ऊपर, पुली के ऊपर वाले साइड पे, पुली के ऊपर वाले सेमी सर्कल के ऊपर, यानी कि Q और P के बीच में, ठीक। ये वाला पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, सॉरी ये वाला जो सेक्शन है रस्सी का वो कहाँ लाई कर रहा है, पॉइंट A और पॉइंट P के बीच में। अब ध्यान से समझना कि अपन लिख सकते हैं कि L विच इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू व्हाट, L1 प्लस L2 प्लस L3। क्या बोल रहा हूं मैं, टोटल रस्सी की लेंथ L है और वो किसका किसका समेशन है, L1 का, L2 का और L3 का, ठीक है। अब समझो यार बात को कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आएगा, L डैश। आई होप L डैश का मतलब आपको पता होगा, L डैश मतलब dl बाई dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ L विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो L डैश बराबर क्या हो गया, L1 डैश प्लस L2 डैश प्लस L3 डैश। इसका क्या मतलब हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू सम ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द लेंथ ऑफ दीज 3 सेक्शंस। विच 3 सेक्शंस, ये वाला और ये वाला। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुनना, इस पूरी रस्सी का जो लेंथ का चेंज होने का रेट है वो किन 3 चीज़ों का सम है, इसके चेंज होने के सम, इसके चेंज होने के और इसके चेंज होने के सम के बराबर है, ठीक है। रेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है dl1 बाई dt और ये dl2 बाई dt और ये dl3 बाई dt। शॉर्ट में अपन उसको कैसे लिखते हैं, डैश लगा के, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब सोचो क्या होने वाला है थोड़ी देर बाद, ये ब्लॉक थोड़ा सा नीचे चले जाएगा, ठीक है। और ध्यान दो अपन क्या माने हैं कि ये ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर चले जाएगा। तो साफ साफ आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये लेंथ शायद बढ़ जाएगी थोड़ी देर बाद और ये लेंथ शायद घट जाएगी, शायद, मेरे को नहीं पता, ठीक है। अब समझना, अच्छा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, ये भी 2 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, ठीक है ना। कभी भी ये मत समझना कि इस पुली के रेस्पेक्ट में ये 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है, नहीं, पुली 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही है और ये जो ब्लॉक ए है वो 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है। तो इतना तो समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रिंग का जो L3 पोर्शन है, स्ट्रिंग का L3 पोर्शन यानी कि वो वाला पोर्शन जो कि इस पुली के पॉइंट P और ब्लॉक के पॉइंट A के बीच में लाई कर रहा है, उसकी लेंथ डेफिनेटली बढ़ रही होगी। भैया पुली ऊपर जा रहा है, पॉइंट A नीचे जा रहा है, तो जो बीच वाला सेक्शन है वो बढ़ेगा ना यार, यानी कि ये वाली लेंथ क्या होगी, बढ़ते जाएगी, ठीक है ना। ये वाला जो सेक्शन है वो बढ़ता जाएगा। तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है, L1 जो है वो लगातार छोटा होएगा। क्यों ऑब्वियस हो गया ये, क्योंकि स्ट्रिंग कैसी है, आइडियल है। आइडियल है यानी कि इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का एक और मतलब होता है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब होता है ये चीज़ ज़ीरो हुई। कैसे ज़ीरो हो गई भाई, इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल है तो मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ द लेंथ इज 0। फिर से बोल रहा हूँ, स्ट्रिंग कैसी है, इनएक्सटेंसिबल, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज ऑलवेज 0। तो L डैश जो कि टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है उसका रेट जो है, रेट ऑफ चेंज, वो कैसा होगा, 0। पर क्या L1 डैश 0 होगा, नहीं, क्योंकि अपने को साफ साफ दिख रहा है कि ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स का A और P के बीच का जो पोर्शन है वो लंबा होते जाएगा। तो यहाँ की रस्सी ऐसे सांप की तरह ऐसे घूम के इस साइड आते जाएगी और इन दोनों के बीच का गैप, P और A के बीच का गैप बढ़ेगा। तो यहाँ पर रस्सी बढ़ते जाएगी और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रस्सी घटते जाएगी, ठीक है। तो L1 डैश इज नॉट 0, सिमिलरली L3 डैश इज नॉट 0। लॉजिक से सोचो यार,
लॉजिक से समझ में आ रहा है कि L1 डैश 0 नहीं हो सकता क्योंकि L1 लेंथ चेंज हो रही है, और L1 डैश का क्या मतलब होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सोचना ये L1 डैश होगा क्या। अच्छा, L2 डैश की बात करें तो L2 डैश क्या है, स्ट्रिंग का वो वाला हिस्सा जो कि कहाँ पर लाई कर रहा है, जो कि Q और P के बीच में लाई कर रहा है। क्या Q और P के बीच की जो लेंथ है वो चेंज हो रही है, नहीं हो रही, हमेशा ये लेंथ जो है वो कांस्टेंट है। हाँ, ये बात सही है कि अभी स्ट्रिंग का ये वाला पोर्शन इस PQ के ऊपर लाई कर रहा है, तो थोड़ी देर बाद यहाँ वाला जो हिस्सा है ये उसके ऊपर आ जाएगा, बट स्टिल जो पोर्शन Q और P के बीच में है उसकी लेंथ जो कि L2 है वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो मैं इस L2 डैश को तो सिंपली 0 बोल सकता हूँ। ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग विच इज लाइंग बिटवीन P एंड Q इज 0। ठीक है, वह पोर्शन जो कि P और Q के बीच में लाई कर रहा है उसकी लेंथ कांस्टेंट है, तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, 0। बची बात L1 और L3 की। अब ध्यान से सुनना सोचो यार, L1 किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, एक तो Q के बीच में लाई कर रहा है और एक तो B के बीच में लाई कर रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं कि B वाला पॉइंट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। अगर कोई पॉइंट ऊपर जा रहा है, इस लेंथ को ध्यान से देखो, मैं इसको अलग से बना देता हूं। मान लेते हैं, ध्यान रखना ये पॉइंट कहां पर है, पुली पे है, रस्सी पे नहीं है। ठीक है, तो ये Q हो गया और ये B हो गया। Q पॉइंट को ध्यान से देखो, Q पॉइंट क्या कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, और B पॉइंट क्या कर रहा है, B मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब इस B पॉइंट की कोशिश क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ को घटाने की कोशिश कर रहा है, जबकि जो Q पॉइंट है वो स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये बात समझ में आई यार? यार साफ सीधी बात है, ये 2 पॉइंट हैं। मान लो कोई रस्सी वस्सी नहीं है बीच में, एक पॉइंट जा रहा है ऐसे 2 मीटर पर सेकेंड से और एक पॉइंट जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। तो दिख रहा है ना कि इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी स्पीड से चेंज होगी। इन दोनों पॉइंट के बीच का रिलेटिव स्पीड क्या हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड। ये 3 से जा रहा है, ये 2 से जा रहा है। रिलेटिव मोशन अपने को क्या सिखाता है कि इन दोनों पॉइंट के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई, 1 मीटर पर सेकेंड। कैसे आई वो, 3 - 2 से। क्यों, क्योंकि ये जो है 3 वो इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये जो 2 है वो इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी लिखते समय क्या आया, +3 - 2। आई होप माइनस क्यों आया ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, तो अगर मैं बात करूं L1 डैश की, ये क्या था, इस वाले पोर्शन का, ये कितना आ गया यार, ये 1 आ गया। ये जो वेलोसिटी 1 आया ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स विल बी व्हाट, L1 डैश, विच विल बी इक्वल टू -v + 2, क्योंकि ये लेंथ को घटाने की कोशिश कर रहा है और ये लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं इस L1 डैश को लिख सकता हूं +2 - v। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक है, अगली बार बात करते हैं किसकी, L3 पोर्शन की। L3 डैश का क्या मतलब हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोर्शन L3, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ द लेंथ बिटवीन विच 2 पॉइंट्स, P एंड A। ठीक, तो क्या हो जाएगा यार, फिर से देखेंगे, A कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, और P क्या कर रहा है, वो ऊपर जा रहा है। यानी कि सिचुएशन कुछ इस प्रकार की हो गई। इसको तो मैं मिटा ही देता हूँ, इसका कोई काम नहीं, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये बस मैं समझाने के लिए बताया था कि 2 पॉइंट्स के बीच की कहानी कैसी होती है। ठीक है, तो इसको तो मिटा ही देते हैं अपन। मैं इस L3 लेंथ को यहाँ पर बना रहा हूँ, देखना यार, L3 लेंथ कौन कौन से पॉइंट्स के बीच में है, P और A। ध्यान रखना P कहाँ पर है, पुली पे है। ठीक है, पुली कितनी स्पीड से जा रही है, ऊपर की तरफ 2 मीटर पर
सेकेंड से, और ए पॉइंट कहाँ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ। साफ साफ दिख रहा है यार कि पी और ए के बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। कैसे 4? +2 ठीक। तो L3 डैश के मतलब L3 डैश क्या हो जाएगा +2 ठीक। तो ये इक्वेशन फिर से कन्वर्ट होके कैसे बन गई, इस इक्वेशन को मैं रीराइट कर रहा हूँ। L1 डैश तो अपने को पता है 0 ही आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि स्ट्रिंग कैसी है? आइडियल। यार एक बात को समझने की कोशिश करना कि स्ट्रिंग की टोटल लेंथ कांस्टेंट है, पर स्ट्रिंग का वो वाला पोर्शन जो कि पॉइंट बी और क्यू के बीच में लाई कर रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, वो बदलेगा। वो वाला पार्ट जो कि क्यू और पी के बीच में लाई कर रहा है वो भी कांस्टेंट है। वो वाला पार्ट जो कि पी और ए के बीच में लाई कर रहा है वो भी बदल रहा है। इसी वजह से L डैश 0 आया और L2 डैश 0 आया, जबकि L1 डैश नॉन ज़ीरो आया, L3 डैश भी नॉन ज़ीरो आया ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो 0 बराबर क्या हो गया, ये 2 - v प्लस L2 डैश की वैल्यू तो 0 है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिख लेते हैं चलो। और L3 डैश क्या आ जाएगा 2 + 2 = 4। तो बेसिकली आगे बढ़ते हैं अपन। ये देखो यार ये क्या बन गया, 2 + 4 कितना होता है 6, और ये -v लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या बन जाएगा +v ठीक है। और ये क्या हो गया 2 + 4 = 6। इसका मतलब v बराबर क्या आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। समझना बात को, v बराबर क्या आया +6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था, क्या अज्यूम किया था कि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, वो बिल्कुल सही है। हमारा अजम्पशन कि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है वो बिल्कुल सही है ठीक है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर कोई इस चीज़ को ना समझ पाए कि ये ब्लॉक ऊपर क्यों जाएगा, तो मैं थोड़ा सा उसको फील दिलाने की कोशिश करता हूँ। सोचो ये लेंथ बढ़ रही है ना, ये L3 लेंथ बढ़ रही है, स्ट्रिंग कैसी है इनएक्सटेंसिबल, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का मोशन साफ साफ दिख रहा है, अवे फ्रॉम ईच अदर है, L3 लेंथ बढ़ रही है, तो L1 को कम होना पड़ेगा ना। L1 को कम होने के लिए क्या करना पड़ेगा, Q ऑलरेडी 2 से ऊपर जा रहा है, तो इस पॉइंट B को 2 से ज़्यादा स्पीड से ऊपर जाना पड़ेगा। सोचो ये अपना जो है Q पॉइंट है, ये 2 से ऊपर जा रहा है, ये कितनी स्पीड से जा रहा है B पॉइंट V स्पीड से। तो अगर ये वाला पोर्शन यानी कि L3 बढ़ रहा है तो L1 को छोटा होना पड़ेगा। L1 को छोटा होने के लिए जो B पार्ट है, B पॉइंट, उसको ज़्यादा स्पीड से जाना पड़ेगा Q से, तब तो इन दोनों के बीच की लेंथ जो है वो कम होती जाएगी। और ये बात साफ है, अगर L3 बढ़ेगा तो L1 कम होएगा ठीक है ना। तो वैसे भी साफ समझ में आता है, कोई पहले ही सोच सकता था कि ये ब्लॉक जो है ऊपर ही जाएगा, पर ये बहुत सिंपलिस्टिक प्रॉब्लम है। ऐसा कई बार होता है कि समझ में नहीं आ पाता कि कहाँ जाएगा। उस केस में V को मान लो कहीं पर भी, और अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए तो वेल एंड गुड, और अगर गलती से नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब ये है कि जो हम अज्यूम किए थे वो गलत है। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में इसी क्वेश्चन को ना मैं फिर से सॉल्व, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन में अगर गलत अज्यूम कर लेता, V को अगर मैं नीचे मान लेता, तो क्या करता, ये वाला जो पार्ट है L1 डैश, यहाँ पर क्या होता सोचो, ये Q तो 2 से ऊपर जा रहा है और ये B भी नीचे जाता। ये मेरा अजम्पशन था कि मैं B को इस बार नीचे अज्यूम किया, तो यहाँ पर 2 + V आता। सोचो 2 + V आता तो यहाँ पर भी 2 + V आता, यहाँ पर +V आता तो यहाँ पर -V आता, और -V = 6 आता तो V = -6 मीटर पर सेकेंड आता। इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा आंसर नेगेटिव आया। आंसर नेगेटिव आया इसका मतलब क्या है कि तुम जो अज्यूम किए थे कि ये ब्लॉक नीचे जा रहा है वो तुम्हारा अजम्पशन गलत था। आई होप ये बात क्लियर है। किसी को मन नहीं आ रहा हो तो पेन कॉपी पकड़ना, सॉल्व करके देख लेना, इसको नीचे मान लेना वेलोसिटी को, और ये पूरे सेम मेथड से सॉल्व करके देखना। मेरी गारंटी है आंसर कितना आएगा -6, और आप लोगों को थोड़ी सी फील भी आएगी यार कि करना क्या है ठीक है ना। खाली यहाँ पर कोई शो नहीं चल रहा है यार। देखो अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना है तो प्लीज़ किसी भी वीडियो लेक्चर को, चाहे वो मेरा हो किसी और का हो, आप अपनी कोचिंग में हो, अपने स्कूल में हो, कहीं पर भी
शो जैसे मत देखना, कोई पिक्चर नहीं चल रही है, यहाँ देखना है, कॉपी में भी नोट करना है, और फिर से जब तक नहीं समझ में आ जाए तब तक प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको फिज़िक्स की सही फील आएगी यार, ठीक है ना। मैं आपको एक बात साफ बता दूं कि मुझ में या किसी भी फिज़िक्स के टीचर में और आप जो इस वक्त स्टूडेंट्स हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का फ़र्क है। मैं कोई आइंस्टीन न्यूटन नहीं हूँ, मेरा IQ कोई 150, 160, 170 या 200 नहीं है, एक नॉर्मल स्टूडेंट था, ठीक है। आप लोग भी नॉर्मल स्टूडेंट हो सकता है कुछ अबव एवरेज हो सकता है कुछ बिलो एवरेज हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर स्टूडेंट फिज़िक्स पढ़ सकता है, ठीक है। थोड़ा तो चाहिए, अब कोई एकदम ही डम होगा तो मैं उसकी गारंटी नहीं लेता, ठीक है, थोड़ा सा चाहिए, पर फिर भी मेरा मानना है कि हर स्टूडेंट मेहनत करके फिज़िक्स समझ सकता है, ठीक है। अब प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, मैं बात कर रहा हूँ मेरे में और आपके डिफरेंस में, मेरे में और आपके में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है प्रैक्टिस का। मैंने अपने जीवन का बहुत लंबा समय फिज़िक्स सीखने में इन्वेस्ट किया है, सीखने में इन द सेंस प्रैक्टिस करने में, सीखने को ज़्यादा कुछ नहीं। कंस्ट्रेंट मोशन की थ्योरी मेरे पिछले वीडियो में ख़त्म हो गई थी, इट इज़ जस्ट अ प्रैक्टिस। सो इस क्वेश्चन को मैंने कई बार किया होगा, तब जाके इस क्वेश्चन की एक्चुअल फील मेरे को आई, वही फील आपको करना है। तो वो कब आएगी? जब यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। एक एडवाइस और देता हूँ कि फिज़िक्स में, मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैथ्स में ये फॉर्मूला काम नहीं आता, पर फिज़िक्स में 100 अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा 20 क्वेश्चन को 5 बार सॉल्व करो, आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है। तो खैर ये तो काफ़ी ज्ञान की बात हो गई, इतना रिक्वायर्ड फ़िलहाल तो नहीं है, पर फिर भी मैं थोड़ा भावनाओं में बह के बता दिया, टीचर हूँ, ठीक है। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को सफिशिएंट था। अपना जो ये सेकेंड वीडियो है कंस्ट्रेंट मोशन पे, वो ख़त्म हो चुका है। अगली कंस्ट्रेंट मोशन में थ्योरी वाइज ज़्यादा कुछ है नहीं, पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अपन कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में एक अगला टाइप का क्वेश्चन लाएं, और आप लोग को जब ऐसे 7, 8, 10 एग्जाम्पल्स कर लोगे तो कंस्ट्रेंट मोशन गारंटीड के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे।